गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का स्पोर्ट्स और यूथ अफेयर्स के ऊपर काफी ज्यादा फोकस है। ऐसे में हमारे देश में स्पोर्ट्स को रेगुलेट करने के लिए पार्लियामेंट में नेशनल स्पोर्ट्स गवर्नेंस बिल 2025 लाया गया, जिसको रिसेंटली लोकसभा राज्यसभा से पास करवाया गया और अब प्रेसिडेंट उसे असेंट दे देंगे। बेसिकली अगर हम इस बिल का सबसे पहले ऑब्जेक्टिव समझते हैं तो भारत सरकार ये मानती है कि स्पोर्ट्स हमारे जीवन में काफी इंपॉर्टेंट है और हमें ओवरऑल एक्टिव लाइफस्टाइल, फिटनेस, सोशल इंक्लूसिवनेस, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, सेंस ऑफ आइडेंटिटी एंड प्राइड प्रमोट किया जा सकता है स्पोर्ट्स के माध्यम से। कि जब लोग टीम स्पोर्ट्स खेलेंगे तो अपनी एक टीम स्पिरिट बनेगी, अलग अलग लोगों से मिलेंगे, अलग अलग जगहों के लोगों से मिलेंगे, उनमें यूनिटी बढ़ेगी, सेंस ऑफ प्राइड आएगा, मेडल जीतेंगे, ट्रॉफीज जीतेंगे, तो उनमें एक सेल्फ डेवलपमेंट होगा। इसलिए फिट इंडिया के लिए और ओवरऑल यूनिटी के लिए स्पोर्ट्स को प्रमोट करना काफी जरूरी है। लेकिन स्पोर्ट्स को कंट्रोल करने के लिए, रेगुलेट करने के लिए हमारे पास कोई बिल नहीं था, कोई लॉ नहीं था। आपने देखा होगा कि अगर मैं बैंक बोलता हूं तो आपके दिमाग में इमीडिएटली आरबीआई आता है, अगर मैं शेयर बाजार बोलता हूं तो आपके दिमाग में इमीडिएटली सेबी आता है। इसी तरीके से अगर हम स्पोर्ट्स की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में ऐसी कोई बॉडी नहीं आती, यानी कि स्पोर्ट्स का रेगुलेशन अभी तक इंडिया में पूरे तरीके से नहीं हो रहा था। हाँ, 2011 में कोशिश करी गई थी एक नेशनल स्पोर्ट्स डेवलपमेंट कोड लाने की, जिसके तहत ये बोला गया कि हम स्पोर्ट्स की जो गवर्निंग बॉडीज हैं उनकी प्रैक्टिसेस को इंप्रूव करेंगे, अलग अलग स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइजेशंस बनाएंगे, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन में उनको इंक्लूड कराएंगे और जितने भी हमारे खेल कूद वाले कार्यक्रम हैं उनको रेगुलेट किया जाएगा। साथ में ये जो कोड था 2011 का, जो 2011 में एक पॉलिसी लाई गई थी, ये बहुत ज्यादा कॉम्प्रिहेंसिव नहीं थी। मतलब कि हमारे जो स्पोर्ट्स हैं वो एडिक्वेटली इससे रेगुलेट नहीं हो रहे थे। कि मतलब सारे के सारे स्पोर्ट्स का एक यूनिफॉर्म गवर्नेंस नहीं था, हम ओलंपिक्स में और कॉमनवेल्थ गेम्स में बहुत अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पा रहे थे, जिसकी वजह से हमारे रिजल्ट्स अच्छे नहीं आ रहे थे। अच्छा, स्पोर्ट्स में क्या होता है, गुटबाजी बहुत ज्यादा होती है कि ये तो वहां का बॉक्सर है, हम नहीं खेलेंगे इसके साथ, ये तो उधर का हॉकी प्लेयर है, इसको नहीं लेना टीम में, ये तो उधर का बैडमिंटन प्लेयर है, बेकार ही होगा। इस तरीके से रीजनलिज्म, ग्रुपिज्म वगैरह स्पोर्ट्स में काफी ज्यादा चलता है। और साथ में अगर किसी स्पोर्ट्स पर्सन की, स्पोर्ट्स की फेडरेशन के साथ कोई लड़ाई हो जाती है तो सालों साल वो केस जो है खिंचता रहता था। यानी कि अभी तक जो हमारे यहाँ ओवरऑल स्ट्रक्चर था स्पोर्ट्स का, उसमें एथलीट्स को भी प्रॉब्लम हो रही थी, गवर्नमेंट को भी प्रॉब्लम हो रही थी स्पोर्ट्स को रेगुलेट करने के लिए, और ओवरऑल जो स्पोर्ट्स का इंफ्रास्ट्रक्चर है हमारे यहाँ बहुत ज्यादा डेवलप नहीं हो रहा था। अब इंडिया का ऑब्जेक्टिव है कि हमें जितने भी बड़े बड़े इंटरनेशनल स्पोर्टिंग इवेंट्स हैं, ओलंपिक्स हो गया, कॉमनवेल्थ गेम्स हो गया, पैरालंपिक्स हो गया, इन सब में हमें मेडल ज्यादा चाहिए और भारत का नाम इस एरिया में भी आगे होना चाहिए। इसी उद्देश्य के साथ भारत सरकार नेशनल स्पोर्ट्स गवर्नेंस बिल 2025 लेके आई। मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से और एसए एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से पहले ये समझते हैं कि इस बिल के क्या क्या मेजर उद्देश्य हैं, क्या क्या मेजर इसके ऑब्जेक्टिव्स हैं। सबसे पहले ये कहता है कि हमें पूरे इंडिया में स्पोर्ट्स को एडिक्वेटली डेवलप करना है। स्पोर्ट्स पर्सन के लिए हमें वेलफेयर मेजर्स उठाने हैं। आपने सुना होगा कि घर वाले कई बार बोल देते हैं कि बेटा इतना ज्यादा खेलोगे ना तो कहीं नौकरी नहीं मिलेगी, खेल कूद में ही सारा टाइम लगे रहोगे तो बड़े अफसर कैसे बनोगे। यानी कि स्पोर्ट्स में एक फाइनेंशियल सिक्योरिटी और ओवरऑल वेलफेयर नहीं था। सरकार को यह बात समझ आती है, तो उन्होंने ये बोला कि इस बिल के माध्यम से जो स्पोर्ट्स पर्सन होते हैं उनको करियर में स्टेबिलिटी देने के लिए और ओवरऑल वेलफेयर के लिए हम यहाँ पे कदम उठाएंगे। साथ में स्पोर्ट्स में एथिकल प्रैक्टिसेस को प्रमोट किया जाएगा। जैसे कि आपने देखा होगा कि कई बार चीटिंग हो जाती है, कई बार जो कोच होता है वो अपने फेवरेट स्टूडेंट को उठा लेता है भले ही वो अच्छे से ना खेलता हो। हमने देखा कि ये चाइना, यूएसए, रशिया, ऑस्ट्रेलिया वगैरह के जो एथलीट्स होते हैं इतने ज्यादा फिट होते हैं, उनकी ट्रेनिंग जबरदस्त होती है। हमारे यहाँ के एथलीट्स कुछ स्पोर्ट्स में पीछे रह जाते हैं। तो इन सब चीजों को सुधारने के लिए सरकार ये बिल लेके आई। साथ में ओलंपिक्स का जो चार्टर है, चार्टर यानी कि जैसे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में प्रियम्बल होता है ना, वैसे ही अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस का चार्टर होता है। चार्टर का मतलब होता है कि वो ऑर्गेनाइजेशन क्या अचीव करना चाहती है। तो ओलंपिक्स का जो चार्टर है उसे इंडिया में इंप्लीमेंट किया जाएगा और पैरालंपिक चार्टर को भी इंप्लीमेंट किया जाएगा। कि मतलब ओलंपिक्स और पैरालंपिक्स में एथलीट्स का क्या स्टैंडर्ड होना चाहिए, कितनी प्रैक्टिस होनी चाहिए, इन सब चीजों को हम इस बिल के माध्यम से प्रमोट करेंगे। साथ में अगर कभी स्पोर्ट्स पर्सन और फेडरेशन के बीच में, कि मतलब मान लीजिए मैं एक बॉक्सर हूं और एक बॉक्सिंग फेडरेशन है, अगर मेरे और उनके बीच में कोई लड़ाई हो गई तो लीगली उसको फटाफट से जल्द कैसे सॉल्व किया जा सकता है, डिस्प्यूट रेजोल्यूशन के लिए भी मैकेनिज्म्स इस बिल में दिए गए हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको पूरा बिल एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन मेरे 3 कोर्सेज अवेलेबल हैं जो आप ज्वाइन कर सकते हैं। सीसैट का कंप्लीट बैच, पॉलिटी प्री और मेंस, इंटरनेशनल रिलेशंस प्री और मेंस, तीनों ही कॉम्प्रिहेंसिव बैचेस हैं। सीसैट का एक स्पेशल बैच है बहुत ज्यादा,
जहां पे पूरा बेसिक से लेकर एडवांस तक आपका मैथ्स, रीजनिंग और कॉम्प्रिहेंशन कवर करवाया जाएगा। अब हम बात करेंगे कि ये जो बिल है, ये इतनी सारी बातें करता है, एथिकल कंडक्ट, स्पोर्ट्स फेडरेशन, स्पोर्ट्स रेगुलेशन, वेलफेयर, कैसे करेगा। बिल की डिटेल में जाने से पहले मैं आपको एक फ्लो चार्ट के जरिए ये समझाना चाहता हूं कि ये बिल हमारे देश में स्पोर्ट्स की गवर्नेंस के लिए किस टाइप का इंफ्रास्ट्रक्चर, किस टाइप का एक स्ट्रक्चर, किस टाइप की हायरार्की बनाना चाहता है। कि मतलब जब ये बिल इंप्लीमेंट होने लगेगा तो हमारे देश में स्पोर्ट्स को किस तरीके से सुधारा जाएगा, पहले हम एक फ्लो चार्ट के नजरिए से देखेंगे और फिर मैं बिल की डिटेल्स में जाऊंगा। सबसे पहले इस बिल के अंदर एक सबसे बड़ी बॉडी बनाई जाएगी जिसको कहेंगे नेशनल स्पोर्ट्स बोर्ड। ये जो नेशनल स्पोर्ट्स बोर्ड होगा, ये देश में खेलों के लिए, स्पोर्ट्स के लिए सबसे बड़ी बॉडी होगी, नेशनल स्पोर्ट्स बोर्ड। अब हर एक अलग स्पोर्ट के लिए, कि मान लीजिए स्पोर्ट नंबर 1 है, स्पोर्ट नंबर 2 है, हर एक स्पोर्ट के लिए एक नेशनल लेवल की बॉडी अलग बनाई जाएगी, एक रीजनल बॉडी अलग बनाई जाएगी और स्टेट और डिस्ट्रिक्ट पे बॉडी अलग बनाई जाएगी। कि फॉर एग्जांपल अगर ये हॉकी है तो हॉकी के लिए नेशनल लेवल की बॉडी अलग होगी, रीजनल लेवल की अलग होगी और स्टेट और डिस्ट्रिक्ट लेवल की अलग होगी। फॉर एग्जांपल अगर ये बैडमिंटन है तो बैडमिंटन के लिए नेशनल लेवल की बॉडी अलग होगी, रीजनल लेवल की अलग होगी और स्टेट और डिस्ट्रिक्ट लेवल की बॉडी अलग होगी। यानी कि हर स्पोर्ट की गवर्निंग बॉडी अलग बनेगी, हर स्पोर्ट की गवर्निंग बॉडी अलग बनेगी, लेकिन जितनी भी ये गवर्निंग बॉडीज हैं ये सब एक नेशनल लेवल के बोर्ड के अंदर आएंगे जिसे हम कहते हैं नेशनल स्पोर्ट्स बोर्ड। यानी कि हमें अब क्या क्या पढ़ना है, हमें सबसे पहले पढ़ना है कि नेशनल स्पोर्ट्स बोर्ड जो कि हमारे देश में स्पोर्ट्स की सबसे बड़ी बॉडी होगी, ये क्या होती है। और फिर हम पढ़ेंगे कि जो हर स्पोर्ट के लिए अलग अलग नेशनल, रीजनल और स्टेट और डिस्ट्रिक्ट लेवल की गवर्निंग बॉडीज बनाई जाएंगी, ये क्या होती हैं। तो अब आपका दिमाग दो चीजों के ऊपर फोकस होना चाहिए, एक नेशनल स्पोर्ट्स बोर्ड और एक गवर्निंग बॉडी। मैं जो भी वर्ड यूज करूंगा आप ध्यान से उसे इंटरप्रेट करेंगे। नेशनल स्पोर्ट्स बोर्ड जो देश में सबसे बड़ा बोर्ड होगा और जो अलग अलग हर स्पोर्ट के लिए गवर्निंग बॉडी बनेगी वो अलग होगी। तो ध्यान से पूरे लेक्चर में सुनना कि मैं कहां पे कौन सा वर्ड यूज कर रहा हूं। सबसे पहले बात करूंगा नेशनल स्पोर्ट्स बोर्ड की, यानी कि देश की सबसे बड़ी स्पोर्टिंग बॉडी की। ये जो नेशनल स्पोर्ट्स बोर्ड होगा ये इस बिल के अंदर एस्टैब्लिश किया जाएगा और सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है कि वो नेशनल स्पोर्ट्स बोर्ड को एस्टैब्लिश करेंगे। स्टेट गवर्नमेंट के पास नेशनल स्पोर्ट्स बोर्ड के अंदर कोई भी पावर नहीं है। इस बोर्ड में कितने मेंबर्स होंगे ये भी सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करेगी। बिल के अंदर ये नंबर नहीं लिखा हुआ है। इसके जो मेंबर्स हैं दे विल आल्सो बी अपॉइंटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। यानी कि सरकार की पूरी मर्जी यहां पे चलेगी, कितने मेंबर होंगे, कौन होंगे, कब अपॉइंट किए जाएंगे, कैसे अपॉइंट किए जाएंगे। बिल के अंदर सिर्फ ये दिया हुआ है कि ये सारा काम सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी। हाँ, सेंट्रल गवर्नमेंट जो है मेंबर्स को चुनने के लिए एक सर्च कम सिलेक्शन पैनल बनाएगी। कि मतलब ये जो नेशनल स्पोर्ट्स बोर्ड बनेगा सरकार अपॉइंट करेगी, लेकिन सरकार एक पैनल बनाएगी, सर्च कम सिलेक्शन पैनल। एक ऐसी बॉडी बनाएगी, एक ऐसी कमेटी बनाएगी जो अलग अलग लोगों का नाम ढूंढ के लाएगी कि हाँ प्रधानमंत्री जी देखिए ये 10 लोग हमारे को बहुत अच्छे लगते हैं जो स्पोर्ट्स की समझ रखते हैं, आप इनको नेशनल स्पोर्ट्स बोर्ड में अपॉइंट कर सकते हैं। इस तरीके से एक सर्च कम सिलेक्शन पैनल बनाया जाएगा। साथ में इनकी जो सैलरी और टेन्योर होगा कि कितनी तनख्वाह मिलेगी, कितने साल तक रहेंगे ऑफिस में, वो सब भी सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करेगी। यानी कि नेशनल स्पोर्ट्स बोर्ड जो है इसको लेके बिल के अंदर बहुत ज्यादा क्लैरिटी नहीं है और सारा काम सेंट्रल गवर्नमेंट के डिस्क्रिप्शन पे होगा। लेकिन बिल के अंदर ये लिखा हुआ है कि जो भी ये नेशनल स्पोर्ट्स बोर्ड के मेंबर होंगे उनके पास पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में स्पेशल एक्सपीरियंस होना चाहिए, स्पोर्ट्स एडमिनिस्ट्रेशन में स्पेशल एक्सपीरियंस होना चाहिए और दूसरे स्पोर्ट रिलेटेड मैटर्स में स्पेशल एक्सपीरियंस होना चाहिए। कितना एक्सपीरियंस, क्या एक्सपीरियंस, कुछ नहीं लिखा हुआ। यानी कि कुल मिला के बात यह है कि सेंट्रल गवर्नमेंट की यहां पे पूरी डिस्क्रिप्शन चलेगी कि कौन अपॉइंट होगा, कितने टाइम के लिए अपॉइंट होगा, क्या सैलरी मिलेगी, कब अपॉइंट किया जाएगा, कैसे अपॉइंट किया जाएगा, ये सब काम सेंट्रल गवर्नमेंट तय करेगी। अब ये जो नेशनल स्पोर्ट्स बोर्ड है इसके क्या पावर्स और फंक्शंस होते हैं एक बारी मेंस के पर्सपेक्टिव से हम वो डिस्कस करते हैं। मैं आपको यहां पे एक बात बताना चाहूंगा कि यूजुअली यूपीएससी स्पोर्ट्स के क्वेश्चन सिर्फ प्रीलिम्स में पूछता है, लेकिन मेरे को ऐसा लगता है कि जैसे स्पोर्ट्स के क्वेश्चन सडनली प्रीलिम्स में इंट्रोड्यूस करे गए वैसे ही यूपीएससी जीएस पेपर 2 गवर्नेंस वाले कॉलम के अंदर स्पोर्ट्स गवर्नेंस के ऊपर भी
मेंस का क्वेश्चन पूछ सकता है, इसलिए ये बिल हमें प्रीलिम्स और मेंस दोनों के पर्सपेक्टिव से तैयार करना होगा। तो अगर हमें 10 मार्कर या 15 मार्कर क्वेश्चन आता है स्पोर्ट्स गवर्नेंस के ऊपर, तो हमें पता होना चाहिए कि जो हमारा नेशनल स्पोर्ट्स बोर्ड है उसके क्या क्या पावर्स और फंक्शंस होते हैं, जो मैंने यहाँ पे लिस्ट करे हैं और एक एक करके मैं आपको समझाऊंगा। सबसे पहले, जितनी भी नेशनल स्पोर्ट गवर्निंग बॉडीज हैं उन सबको रिकॉग्निशन ये नेशनल स्पोर्ट्स बोर्ड देगा। यानी कि ये जो नेशनल स्पोर्ट्स बोर्ड बन रहा है, ये बोर्ड इन सारी की सारी स्पोर्ट्स बॉडीज को रिकॉग्निशन देगा। रिकॉग्निशन का मतलब मान्यता। आपने देखा होगा ना कि अलग अलग स्कूल्स जो होते हैं वो सीबीएसई से रिकॉग्नाइज्ड होते हैं, आईसीएसई से रिकॉग्नाइज्ड होते हैं, इंटरनेशनल बोर्ड से रिकॉग्नाइज्ड होते हैं। रिकॉग्नाइज्ड कि हाँ, ये बोर्ड मानता है कि हॉकी की सबसे बड़ी बॉडी ये है, बैडमिंटन की सबसे बड़ी बॉडी ये है। रिकॉग्निशन। तो ये जो नेशनल स्पोर्ट्स बोर्ड है, स्पोर्ट्स की सबसे बड़ी बॉडी, इसका सबसे मेजर काम है कि हर स्पोर्ट की जितनी भी गवर्निंग बॉडीज हैं उनको रिकॉग्निशन देना। साथ में जितने भी इनके एफिलिएट यूनिट्स हैं उनको भी ये रिकॉग्निशन देगा। एफिलिएट यूनिट्स का मतलब हो गया स्टेट और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, रीजनल लेवल पे जितनी भी गवर्निंग बॉडीज हैं उन सबको भी ये रिकॉग्निशन देगा। यानी कि नेशनल स्पोर्ट्स बोर्ड का जो सबसे पहला और सबसे मेजर काम है वो है कि जितनी भी गवर्निंग बॉडीज बन रही हैं उन सारी की सारी गवर्निंग बॉडीज को रिकॉग्निशन देना, चाहे वो नेशनल लेवल की हो, रीजनल लेवल की हो, स्टेट या डिस्ट्रिक्ट लेवल की हो, किसी भी लेवल की वो बॉडी हो, उसे नेशनल स्पोर्ट्स बोर्ड से रिकॉग्नाइज होना पड़ेगा। यानी कि अगर कोई गवर्निंग बॉडी ऐसी है जो नेशनल स्पोर्ट्स बोर्ड से रिकॉग्नाइज नहीं है, तो उसे हम गवर्निंग बॉडी नहीं मानेंगे इस बिल के अंदर। साथ में नेशनल स्पोर्ट्स बोर्ड के पास पावर है कि वो इनकी रिकॉग्निशन को, इनकी मान्यता को कैंसिल भी कर सकता है, रद्द भी कर सकता है। बिल के अंदर कुछ ग्राउंड्स दिए हुए कि किन ग्राउंड्स पे ये रिकॉग्निशन कैंसिल की जा सकती है। अगर कोई करप्शन का केस सामने आता है, मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ फंड्स का केस कोई सामने आता है, कोई ऐसा केस सामने आता है जहां पे अनएथिकल कंडक्ट किया गवर्निंग बॉडी ने, उस केस में ये जो गवर्निंग बॉडीज हैं उनकी रिकॉग्निशन को कैंसिल भी किया जा सकता है। मैं आपको अगर एक एग्जांपल दूं कि अगर कोई बैंक फ्रॉड करता है तो आरबीआई क्या कहता है कि हम तुम्हारा लाइसेंस वापस ले रहे हैं क्योंकि तुमने फ्रॉड करा है। सिमिलरली ये जो नेशनल स्पोर्ट्स बोर्ड है ये क्या कहेगा कि हमने तुम्हारे को जो है खो खो खेलने के लिए, कबड्डी खेलने के लिए पैसा दिया और तुमने सारा पैसा करप्शन में उड़ा दिया, हम तुम्हारी मान्यता को रद्द कर रहे हैं, रिकॉग्निशन को रद्द कर रहे हैं। तो जैसे कि आरबीआई बैंक्स का रेगुलेटर है, वैसे ही नेशनल स्पोर्ट्स बोर्ड जो है स्पोर्ट्स गवर्निंग बॉडीज का रेगुलेटर होगा कि हॉकी, बैडमिंटन और ये जितने भी स्पोर्ट्स हैं अलग अलग, उनकी गवर्निंग बॉडीज को रिकॉग्नाइज करेगा। अगर वहां पे कुछ गलत काम देखने को मिलता है तो उनकी मान्यता को रद्द भी करेगा। साथ में गाइडलाइंस इशू करेगा कि कोड ऑफ एथिक्स किस तरीके से फॉलो करना है, कि क्या एथिकल कंडक्ट होना चाहिए, स्पोर्ट्स पर्सन को कैसी डाइट लेनी चाहिए, किस तरीके से उन्हें ड्रग से बचना है, डोपिंग नहीं करनी है, किस तरीके से सिलेक्शन होगा, कोचेस को कैसे बिहेव करना है। इस टाइप के जो एथिकल कंडक्ट्स हैं वो सब नेशनल स्पोर्ट्स बोर्ड इशू करेगा। अगर कोई ऐसा मैटर है जो स्पोर्ट्स पर्सन को इंपैक्ट करता है, स्पोर्ट्स के डेवलपमेंट को इंपैक्ट करता है, कोई मिसयूज ऑफ फंड्स की बात है, तो उसमें इंक्वायरी भी ऑर्डर की जा सकती है। कि मान लीजिए बॉक्सिंग के स्पोर्ट्स पर्सन ने ऊपर कंप्लेंट कर दी कि सर हमें सेलेक्ट नहीं किया जा रहा, ये जो कोच साहब है अपने भाई भतीजों को ही सिलेक्ट कर रहे हैं, हमें सेलेक्ट नहीं किया जा रहा, या फिर जितना पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट ने इन्हें बॉक्सिंग को प्रमोट करने के लिए दिया था सारा पैसा उन्होंने उड़ा दिया। इस टाइप की अगर कोई कंप्लेंट आती है तो वहां पे इंक्वायरी ऑर्डर हो सकती है। अगर इंक्वायरी में गिल्ट आता है तो फिर उनकी रिकॉग्निशन कैंसिल की जा सकती है। इसके अलावा हमारा इस बिल के अंदर ऑब्जेक्टिव मैंने आपको बताया कि इंटरनेशनल स्पोर्टिंग इवेंट्स जो होते हैं वहां पे आगे बढ़ने का भी है, कि इंटरनेशनल स्पोर्टिंग इवेंट्स में हमें ज्यादा से ज्यादा मेडल जीतने हैं और अपने आप को डेवलप करना है। ऐसे में अगर कोई भी स्पोर्ट्स की गवर्निंग बॉडी इंटरनेशनल रिकॉग्निशन खो देती है तो उसकी जगह पे एक एडहॉक एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी क्रिएट करी जाएगी। कहने का मतलब है, एक एग्जांपल लेके चलते हैं। हॉकी गवर्निंग बॉडी है मान लो, जो हॉकी को कंट्रोल कर रही है। अब ये जो हॉकी की बॉडी है ना, इसको दो जगह पे एफिलिएशन चाहिए। ये जो हॉकी की बॉडी है, एक तो ये नेशनल स्पोर्ट्स बोर्ड से एफिलिएट होगी, दूसरा इसके पास हॉकी की जो बॉडी है उसके पास इंटरनेशनल रिकॉग्निशन भी होगा। इट विल हैव इंटरनेशनल रिकॉग्निशन एज वेल।
यानी कि जो इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन है वो भी ये हॉकी की बॉडी को रिकॉग्नाइज करेगी कि हाँ, इंडिया में अगर हॉकी की कोई बात करनी है तो ये हॉकी की बॉडी से करनी है, और नेशनल स्पोर्ट्स बोर्ड तो इन्हें एफिलिएट करेगी, वो तो बिल में लिखा हुआ है। अब नेशनल स्पोर्ट्स बोर्ड की क्या पावर है कि अगर मान लीजिए ये जो हमारी नेशनल हॉकी की बॉडी है, यहां पे कोई फ्रॉड पकड़ा गया, कुछ गलत काम पकड़ा गया, और इंटरनेशनल रिकॉग्निशन चली गई कि इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन ने बोला कि ये इंडिया वाली जो हॉकी की स्पोर्ट्स बॉडी है हम इसे नहीं मानते, उस केस में ये जो नेशनल स्पोर्ट्स बोर्ड है इस बॉडी को रद्द कर देगा, इस बॉडी को हटा देगा, और इसकी जगह एक टेम्परेरी हॉकी की बॉडी बनाएगा जो कि इंटरनेशनल लेवल पे हमारे हॉकी के इवेंट्स को ऑर्गेनाइज करेगी। आप समझे कि अगर इंटरनेशनल रिकॉग्निशन चली गई तो तुरंत में नेशनल स्पोर्ट्स बोर्ड पिक्चर में आएगा, ये पुराने वाली करप्ट वाली हॉकी की जो गवर्निंग बॉडी है इसको हटाएगा और एक एड हॉक हॉकी की बॉडी बनाएगा, एक टेम्परेरी हॉकी की बॉडी वो बनाएगा। तो हमने देखा कि नेशनल स्पोर्ट्स बोर्ड का जो मेजर काम है रेगुलेशन का है, कंट्रोल का है, और किस तरीके से स्पोर्ट्स की अलग अलग गवर्निंग बॉडीज जो हैं उनको ये रेगुलेट करेगा, एफिलिएट करेगा, एफिलिएशन कैंसिल करेगा और एडहॉक बॉडीज बनाएगा। अब मैं आऊंगा गवर्निंग बॉडीज पे कि जो नेशनल, रीजनल और स्टेट डिस्ट्रिक्ट लेवल पे गवर्निंग बॉडीज बनेंगी हर स्टेट में, इनका क्या रोल है कि हॉकी की अलग, बैडमिंटन की अलग, बॉक्सिंग की अलग, स्विमिंग की अलग, इस तरीके से जैवलिन थ्रो की अलग, शॉटपुट की अलग, जो अलग अलग गवर्निंग बॉडीज बनेंगी इनका क्या कॉम्पोजिशन है, इनका क्या रोल है, अब हम ये समझेंगे। तो हमने ये वाला पिलर पूरा कर लिया कि स्पोर्ट्स बोर्ड का क्या काम है। अब हम आएंगे इस वाले पिलर पे कि जो हमारी गवर्निंग बॉडीज हैं उनका क्या रोल होने वाला है। सबसे पहले बात करेंगे नेशनल लेवल की बॉडीज की। हमने देखा कि अलग अलग टाइप की बॉडीज बन रही है, नेशनल भी बन रही है, रीजनल भी बन रही है, और स्टेट और डिस्ट्रिक्ट भी बन रही है। तो सबसे पहले नेशनल लेवल की बॉडीज की बात करेंगे। यह बिल बोलता है कि नेशनल लेवल पे स्पोर्ट्स को रेगुलेट करने के लिए एक नेशनल ओलंपिक्स कमेटी बनाई जाएगी जो हमारे यहाँ पूरा ओलंपिक्स का आयोजन देखेगी। फिर एक नेशनल पैरालंपिक कमेटी बनाई जाएगी जो पैरालंपिक्स, जो हमारे दिव्यांग जन हैं उनके जो ओलंपिक्स होते हैं उन्हें देखेगी। इसके अलावा हर स्पोर्ट की एक नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन बनाई जाएगी। नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन मतलब कि ये नेशनल गवर्निंग बॉडी। ओलंपिक्स के लिए नेशनल लेवल पे एक अलग बॉडी हो गई, नेशनल लेवल पे पैरालंपिक्स के लिए अलग बॉडी हो गई, और हर स्पोर्ट के लिए नेशनल लेवल पे गवर्निंग बॉडी अलग हो गई। तो अभी तक हमने नेशनल लेवल पे 3 बॉडीज की बात कर ली, ओलंपिक, पैरालंपिक और हर स्पोर्ट की अलग नेशनल लेवल की बॉडी। इसके अलावा हर स्पोर्ट के लिए रीजनल लेवल की बॉडी बनाई जाएगी जो मैंने आपको ऑलरेडी बताया, नेशनल, रीजनल और स्टेट और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे बॉडीज बनाई जाएंगी। जितनी भी ये नेशनल स्पोर्ट्स बॉडीज हैं इनको इंटरनेशनल बॉडी से एफिलिएशन लेना होगा। ये भी मैंने आपको बताया कि फॉर एग्जांपल अगर हॉकी की कोई बॉडी है तो जो भी हॉकी की बॉडी है, जो भी हॉकी की गवर्निंग बॉडी है उसको नेशनल स्पोर्ट्स बोर्ड से भी एफिलिएट होना पड़ेगा और इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन से भी एफिलिएट होना पड़ेगा। वही बात यहां पे लिखी है कि जितनी भी हमारे यहाँ नेशनल लेवल की स्पोर्ट्स बॉडीज हैं, चाहे वो बॉक्सिंग की हो, जैवलिन थ्रो की हो, शॉटपुट की हो, स्विमिंग की हो, टेनिस की हो, किसी भी स्पोर्ट की हो, उन्हें एक तो नेशनल स्पोर्ट्स बोर्ड से एफिलिएशन लेना होगा और इंटरनेशनल बॉडी से भी एफिलिएशन लेना होगा। कि मान लीजिए हमारी नेशनल लेवल की टेनिस एसोसिएशन है तो हमारी जो लॉन टेनिस एसोसिएशन है वो हमारे नेशनल स्पोर्ट्स बोर्ड से भी एफिलिएट होगी और इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन जो होगी वहां से भी वो एफिलिएट होगी। इसके अलावा स्टेट और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे ऐसी स्पोर्ट गवर्निंग बॉडीज बनाई जाएंगी जो मैंने आपको ऑलरेडी बताया। तो ये स्ट्रक्चर अभी तक हमें क्लियर होता है कि एक बन गया नेशनल लेवल का बोर्ड, और फिर बन गई नेशनल गवर्निंग बॉडी, रीजनल गवर्निंग बॉडी और स्टेट एंड डिस्ट्रिक्ट गवर्निंग बॉडी, इस तरीके से बन गई। बिल के अंदर क्लियरली लिखा हुआ है कि स्पोर्ट्स के लिए जो पैसा मिलेगा सेंट्रल गवर्नमेंट पैसा देगी, हॉकी के डेवलपमेंट के लिए, बॉक्सिंग के डेवलपमेंट के लिए, रनिंग के, स्प्रिंट और ये मैराथन वगैरह के डेवलपमेंट के लिए। ऐसे में जो पैसा मिलेगा सेंट्रल गवर्नमेंट से वो सिर्फ उन बॉडीज को मिलेगा जो कि नेशनल स्पोर्ट्स बोर्ड से एफिलिएटेड होंगी। अगर आप नेशनल स्पोर्ट्स बोर्ड से एफिलिएटेड नहीं हो तो आपको पैसा नहीं मिलेगा। यानी कि अगर आप स्पोर्ट्स का डेवलपमेंट करवाना चाहते हो तो आपको नेशनल स्पोर्ट्स बोर्ड से एफिलिएशन चाहिए होगा। अब हम बात करते हैं कि जो हमारी नेशनल स्पोर्ट्स गवर्निंग बॉडी है इसमें कौन कौन होगा।
यानी कि अब मैं बात कर रहा हूं इस बॉडी की, कि हर स्पोर्ट की जो नेशनल गवर्निंग बॉडी होगी इसमें कौन कौन से लोग होंगे। मैं इस बॉडी की बात कर रहा हूं कि फॉर एग्जांपल टेनिस की नेशनल गवर्निंग बॉडी, बॉक्सिंग की नेशनल गवर्नेंस बॉडी, हॉकी की नेशनल गवर्निंग बॉडी, इस टाइप की जो गवर्निंग बॉडीज हैं उनमें कौन कौन होगा। सबसे पहले उनमें एक प्रेसिडेंट होंगे, एक सेक्रेटरी जनरल होंगे और एक ट्रेजरर होंगे। ये तीन सबसे इंपॉर्टेंट लोग होंगे हर नेशनल स्पोर्ट्स गवर्निंग बॉडी के। यानी कि जो भी हमारी टेनिस की गवर्निंग बॉडी होगी उसमें तीन लोग अलग होंगे, जो भी हमारी हॉकी की गवर्निंग बॉडी होगी उसमें तीन लोग अलग होंगे, जो भी हमारी अलग अलग स्पोर्ट्स की गवर्निंग बॉडीज होंगी उनमें तीन लोग अलग होंगे। इनकी एलिजिबिलिटी जो बिल के अंदर दी गई है वो ये है कि दे शुड बी आउटस्टैंडिंग पीपल विद मेरिट इन स्पोर्ट्स और सर्व्ड एज मेंबर ऑफ एग्जीक्यूटिव कमिटी फॉर 2 फुल टर्म्स। ये जो प्रेसिडेंट बनेंगे, सेक्रेटरी जनरल बनेंगे, ट्रेजरर बनेंगे, या तो इनके पास स्पोर्ट्स में एक्सीलेंट रिकॉर्ड होना चाहिए, जैसे कि कर्णम मल्लेश्वरी, इस टाइप के अलग अलग स्पोर्ट्स पर्सन हो गए, प्रकाश पादुकोण, महेश भूपति, लियांडर पेस, सानिया मिर्जा, साइना नेहवाल, इस टाइप के जो एक्सीलेंट मेरिट इन स्पोर्ट्स हैं, या तो वो ये पोजीशन संभाल सकते हैं, या फिर कोई ऐसा व्यक्ति जो एग्जीक्यूटिव कमिटी में 2 टर्म्स अपने पूरे कर चुका है। एग्जीक्यूटिव कमिटी क्या होती है अगले स्लाइड में पूरा क्लियर कर दूंगा। ये जो इन 3 पोजीशन में लोग आ रहे हैं ये मैक्सिमम सिर्फ 3 टर्म्स के लिए आ सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं अगर बात करूं महेश भूपति की, जो कि लेजेंडरी टेनिस प्लेयर थे, सरकार ने बोला कि ये महेश भूपति को हम ट्रेजरर बनाना चाहते हैं, हम महेश भूपति को सेक्रेटरी जनरल बनाना चाहते हैं, हम महेश भूपति को प्रेसिडेंट बनाना चाहते हैं। बिल के अंदर यह दिया हुआ है कि आप सिर्फ 3 टर्म्स सर्व कर सकते हो मैक्सिमम, या तो 3 बार प्रेसिडेंट बन जाओ, 3 बार सेक्रेटरी जनरल, 3 बार ट्रेजरर, या फिर इन तीनों का कोई भी कॉम्बिनेशन, कि 1 साल में प्रेसिडेंट रहा, 2 साल ट्रेजरर रहा, 1 साल में सेक्रेटरी जनरल रहा, 2 साल प्रेसिडेंट रहा, मतलब कि इन तीनों पोजीशंस में मिला के क्यूमुलेटिवली आप मैक्सिमम 3 टर्म्स के लिए रह सकते हो, उसके आगे नहीं रह सकते। तो यह बात आपको ध्यान रखनी है कि जो प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी जनरल और ट्रेजरर हैं, अगर सेम व्यक्ति बार बार आ रहा है तो मैक्सिमम 3 टर्म्स के लिए आ सकता है इन पोजीशन में, वैसे नहीं आ सकता 3 टर्म्स क्यूमुलेटिवली। कि अगर मैं 1 साल ट्रेजरर रहा हूं, 1 साल सेक्रेटरी जनरल रहा हूं, तो प्रेसिडेंट सिर्फ 1 साल के लिए बन सकता हूं, राइट। अब ये जो नेशनल स्पोर्ट्स गवर्निंग बॉडी होती है जिसमें ये 3 लोग होते हैं, इस नेशनल स्पोर्ट्स गवर्निंग बॉडी में अलग अलग कमिटीज बनाई जाती हैं। समझिए, ये जो नेशनल स्पोर्ट्स गवर्निंग बॉडी है इसमें अलग अलग कमिटीज बनाई जाएंगी, जैसे कि एथिक्स कमेटी, एथलीट्स कमेटी, एग्जीक्यूटिव कमेटी, जनरल बॉडी। इस तरीके से नेशनल स्पोर्ट्स गवर्निंग बॉडी के अंदर अलग अलग कमिटीज होती हैं। मैं बताऊंगा अभी आपको कि कौन कौन सी कमिटीज होती हैं। सबसे पहले इसके अंदर आती है एक जनरल बॉडी। जनरल बॉडी में आने की जो अपना रोज का काम देखती है और रोज का जो स्पोर्ट्स का गवर्नेंस देखती है उसे हम कहते हैं जनरल बॉडी। जनरल बॉडी में कौन आएगा, जनरल बॉडी का मेंबर कौन होगा, आप समझिए। नेशनल स्पोर्ट्स बोर्ड जो है उसने नेशनल गवर्निंग बॉडीज बना दी, करेक्ट। हॉकी की, बैडमिंटन की, स्विमिंग की, जावलिन थ्रो की, एटसेट्रा। ये जो नेशनल गवर्निंग बॉडी है इसमें हमने देखा कि इस बॉडी में 3 लोग होंगे, प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी जनरल और ट्रेजरर, जो इसको हेड करेंगे। अब इस बॉडी के अंदर अलग अलग कमिटीज बनेंगी, कमिटी 1, कमिटी 2, कमिटी 3, एथलीट्स कमिटी, एथिक्स कमिटी, जनरल बॉडी, एग्जीक्यूटिव कमिटी, और इसके नीचे आएंगी रीजनल बॉडीज, और रीजनल बॉडी के नीचे आएंगी स्टेट बॉडीज एंड डिस्ट्रिक्ट बॉडीज। यही स्ट्रक्चर हमने सीखा कि सबसे ऊपर हो गया स्पोर्ट्स बोर्ड, नेशनल बोर्ड, नेशनल बोर्ड के नीचे रीजनल बोर्ड, रीजनल बोर्ड के नीचे स्टेट और डिस्ट्रिक्ट बोर्ड। ये जो नेशनल लेवल के बोर्ड हैं इसमें 3 टॉप के लोग होंगे, प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी जनरल, ट्रेजरर, और इसके अंदर फर्दर छोटी छोटी कमिटीज होंगी, और नीचे हो गई अपनी डिस्ट्रिक्ट, रीजनल और स्टेट लेवल की कमिटी, राइट, ठीक है। ये जो जनरल बॉडी है, नेशनल गवर्नेंस बोर्ड जो है, जो नेशनल लेवल का बोर्ड है, उसमें एक जनरल बॉडी होगी जिसमें नीचे के जो एफिलिएट यूनिट्स हैं वहां से अलग अलग लोग आएंगे। यानी कि अगर मैं बात करता हूं नेशनल लेवल की टेनिस की बॉडी,
तो नॉर्थ ईस्ट से लोग आएंगे, साउथ से लोग आएंगे, ईस्ट से लोग आएंगे, सेंटर से लोग आएंगे, नॉर्थ से लोग आएंगे, फर्दर स्टेट लेवल के लोग आएंगे। मतलब कि जितने भी नीचे लेवल की बॉडीज है वहां से इक्वल नंबर में लोग जो हैं नेशनल लेवल की जनरल बॉडी में आएंगे। मान लीजिए हमने नेशनल बॉक्सिंग गवर्निंग बॉडी बनाई। अब जो नेशनल लेवल की बॉक्सिंग बॉडी है उसकी जो जनरल कमेटी बनेगी, उस जनरल कमेटी में रीजनल, स्टेट और डिस्ट्रिक्ट से बराबर नंबर के लोग आएंगे कि साउथ के रीजन से 5 लोग आ गए, वेस्ट के रीजन से 5 लोग आ गए, ईस्ट वाली से 5 आ गए, नॉर्थ वाली से 5 आ गए, सेंट्रल वाली से 5 आ गए। इस तरीके से ये जो जनरल बॉडी होती है इसका काम होता है डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ स्पोर्ट्स देखना। इसके अलावा सेंट्रल गवर्नमेंट अगर चाहे तो और भी एक्स ऑफिशियो मेंबर्स यहां पे ला सकती है। तो जनरल बॉडी में हमने देख लिया कि जो नीचे लेवल के एफिलिएट यूनिट्स हैं रीजनल, स्टेट और डिस्ट्रिक्ट के, वहां से इक्वल नंबर में लोग आएंगे। फिर आती है एग्जीक्यूटिव कमेटी। एग्जीक्यूटिव कमेटी जो एग्जीक्यूशन करती है स्पोर्ट्स के डेवलपमेंट के लिए। इसमें मैक्सिमम 15 लोग हो सकते हैं, जिसमें से दो कम से कम ऐसे स्पोर्ट्स होने पर्सन होने चाहिए जो आउटस्टैंडिंग रिकॉर्ड रखते हो। कम से कम यहाँ पे 4 फीमेल्स होनी चाहिए। और जो मेंबर्स हैं वो या तो इलेक्ट हो सकते हैं या नॉमिनेट हो सकते हैं, दोनों हो सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन द रूल्स मेड। मैक्सिमम एग्जीक्यूटिव कमेटी में आप 4 साल के लिए ऑफिस में रह सकते हो। और जो यहाँ पे एज लिमिट है वो 25 से 70 ईयर्स की है एग्जीक्यूटिव कमेटी में। ये मैं बात कर रहा हूँ नेशनल स्पोर्ट्स की, नेशनल गवर्निंग बॉडी की। मैंने आपको बताया कि नेशनल गवर्निंग बॉडी जो होती है उसके अंदर अलग अलग कमिटीज होती हैं। जैसे जनरल बॉडी देख ली, अब हम एग्जीक्यूटिव कमेटी देख रहे हैं। जो भी व्यक्ति एग्जीक्यूटिव कमेटी का पार्ट होंगे उन्हें सारे के सारे इंटरनेशनल रूल्स और लॉस फॉलो करने होंगे। अगर एक पर्टिकुलर स्पोर्ट में इंटरनेशनल रूल्स अलाउ करते हैं तो यहां पे 5 साल का एज रिलैक्सेशन दिया जा सकता है। मान लीजिए मैं 70 ईयर्स का हूं और मैं टेनिस की एग्जीक्यूटिव कमेटी का पार्ट बनना चाहता हूं, टेनिस की जो नेशनल गवर्निंग बॉडी है उसकी एग्जीक्यूटिव कमेटी का मेंबर बनना चाहता हूं। मेरी एज 70 है, लेकिन अगर टेनिस के इंटरनेशनल रूल्स अलाउ करें तो मैं 5 साल का एज रिलैक्सेशन ले सकता हूं और 75 ईयर्स तक भी एग्जीक्यूटिव कमेटी का पार्ट रह सकता हूं। लेकिन कब? जब इंटरनेशनल रूल्स अलाउ करें। तो यानी कि कुल मिला के बात क्या बनी कि अगर मैं एग्जीक्यूटिव कमेटी का मेंबर बनना चाहता हूं तो एज लिमिट क्या है? 25 से 70। लेकिन अगर मेरे स्पोर्ट के इंटरनेशनल रूल्स अलाउ करते हैं तो मैं 75 तक भी एग्जीक्यूटिव कमेटी का पार्ट हो सकता हूं। मान लीजिए मैं बैडमिंटन का प्लेयर हूं, इंटरनेशनल बैडमिंटन रूल्स अलाउ नहीं करते कि मैं 75 तक एग्जीक्यूटिव कमेटी का पार्ट रहूं, तो फिर उस केस में मैं एज रिलैक्सेशन क्लेम नहीं कर सकता। फिर आती है एथिक्स कमेटी। हमने जनरल बॉडी देख ली, एग्जीक्यूटिव कमेटी देख ली, फिर बनती है एथिक्स कमेटी। एथिक्स कमेटी का काम होता है कि जो नेशनल स्पोर्ट्स बोर्ड टॉप लेवल की बॉडी जो है वो जो कोड ऑफ एथिक्स ले डाउन कर रही है उसको ऑन ग्राउंड इंप्लीमेंट करना। अगर किसी स्पोर्ट के पास एथिक्स कमेटी अपनी नहीं है उस केस में ओलंपिक्स कमेटी जो है वो उसकी एथिक्स कमेटी की तरह बिहेव करेगी। मान लीजिए मैं जैवलिन थ्रो में हूं, जैवलिन थ्रो में जो नेशनल गवर्निंग बॉडी है उन्होंने एथिक्स कमेटी नहीं बनाई। उस केस में अगर एथिक्स का कोई भी केस आता है तो वो ओलंपिक्स एसोसिएशन की एथिक्स कमेटी को रेफर किया जाएगा। इसके अलावा हर स्पोर्ट के लिए अलग डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कमेटी बनाई जाएगी कि जो हॉकी की गवर्नेंस बॉडी है वो अपनी डिस्प्यूट अलग बनाएगी, बैडमिंटन वाले अलग बनाएंगे, स्विमिंग वाले अलग बनाएंगे। तो हर स्पोर्ट के लिए डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कमेटी बनाई जाएगी जो कि स्पोर्ट्स पर्सन और फेडरेशन के बीच में डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व करेगी। अगर किसी स्पोर्ट के लिए डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कमेटी नहीं बनाई गई उस केस में नेशनल ओलंपिक्स कमेटी की जो डिस्प्यूट रेजोल्यूशन बॉडी है वो इनके डिस्प्यूट को रिजॉल्व करेगी। इसके अलावा एक एथलीट्स कमेटी बनाई जाएगी कि जो हमारे स्पोर्ट्स पर्सन है उनकी एसोसिएशन, कि वो लोग आपस में डिस्कस कर सकें कि क्या कंडीशंस हैं, क्या प्रॉब्लम आ रही है, इस तरीके से। नाउ हमने ये समझ लिया कि जो भी नेशनल गवर्निंग बॉडी है किसी भी स्पोर्ट की, किसी भी स्पोर्ट की जो नेशनल गवर्निंग बॉडी है उसको दो तरीके का एफिलिएशन चाहिए। एक चाहिए नेशनल स्पोर्ट्स बोर्ड से और एक चाहिए इंटरनेशनल फेडरेशन से। करेक्ट, नेशनल स्पोर्ट्स बोर्ड से चाहिए और इंटरनेशनल फेडरेशन से चाहिए।
कई बार क्या होता है कि दोनों के रूल्स में कंफ्लिक्ट हो सकता है, कि जो नेशनल स्पोर्ट्स बोर्ड है और जो इंटरनेशनल रूल्स हैं उनके रूल्स आपस में कंफ्लिक्ट कर रहे हैं। ऐसे में सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है कि वो डायरेक्शंस इशू करेगा कि आपको कौन से रूल्स मानने हैं। कि मान लीजिए मैं अगर बॉक्सिंग का प्लेयर हूं और नेशनल स्पोर्ट्स बोर्ड्स के रूल कुछ और बोल रहे हैं, इंटरनेशनल बॉक्सिंग फेडरेशन कुछ और बोल रही है। ऐसे में सेंट्रल गवर्नमेंट मेरे को बताएगी कि मेरे को किसके रूल्स फॉलो करने हैं, नेशनल स्पोर्ट्स बोर्ड के या इंटरनेशनल बॉक्सिंग फेडरेशन के। अब आता है नेशनल स्पोर्ट्स इलेक्शन पैनल। हमने देखा कि जो हमारी नेशनल स्पोर्ट्स गवर्निंग बॉडी है उसमें अलग अलग कमिटीज होती हैं, एग्जीक्यूटिव कमेटी, जनरल बॉडी, एथलीट्स कमेटी, एथिक्स कमेटी, ये सब होते हैं। उन कमिटीज का इलेक्शन कैसे होगा? जैसे हमारे नॉर्मल डे टू डे चुनाव जो होते हैं वो इलेक्शन कमीशन करवाता है, फ्री फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शंस। सिमिलरली स्पोर्ट्स की जो अलग अलग कमिटीज हैं, एग्जीक्यूटिव कमेटी, एथिक्स कमेटी, एथलीट्स कमेटी, जनरल बॉडी एक्सेट्रा, उनके इलेक्शंस फ्री और फेयर तरीके से होने चाहिए। इसके लिए हर नेशनल गवर्निंग बॉडी के अंदर एक नेशनल स्पोर्ट्स इलेक्शन पैनल बनाया जाएगा। जो नेशनल स्पोर्ट्स इलेक्शन पैनल होता है इसका मेजर पर्पस होता है कि जो अलग अलग कमिटीज हैं उनके फ्री और फेयर इलेक्शन करवाए, जैसे कि एग्जीक्यूटिव कमिटीज हो गई, एथलीट्स कमेटी हो गई, इनके फ्री और फेयर इलेक्शंस करवाना। ये जो नेशनल स्पोर्ट्स इलेक्शन पैनल होगा ये सिर्फ और सिर्फ जो नेशनल गवर्निंग स्पोर्ट्स बॉडीज हैं उनके चुनाव को देखेगा। यहां पे इसके कॉम्पोजिशन में कौन होगा? फॉर्मर मेंबर्स ऑफ इलेक्शन कमीशन और स्टेट इलेक्शन कमिश्नर और फॉर्मर चीफ इलेक्शन कमिश्नर और डेप्यूटी इलेक्शन कमिश्नर। यानी कि ऐसे लोग जो पहले ऑलरेडी पंचायत, म्युनिसिपैलिटी, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, लोकसभा, विधानसभा, राज्यसभा के इलेक्शंस देख चुके हैं, उनको नेशनल स्पोर्ट्स इलेक्शन पैनल का पार्ट बनाया जाएगा। और ये गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करेगी कि नेशनल स्पोर्ट्स इलेक्शन पैनल में कौन आता है। आगे बढ़ने से पहले 3 बैचेस अवेलेबल हैं जो आप देख सकते हैं, सीसैट, पॉलिटी और आईआर। सीसैट का बैच पर्सनल फेवरेट, जहां पे बेसिक से लेकर एडवांस तक पूरी मैथ्स और लॉजिकल रीजनिंग मैंने कवर करी है। तो हमने नेशनल गवर्निंग बॉडी देख ली स्पोर्ट्स की, रीजनल बॉडी, स्टेट बॉडी और डिस्ट्रिक्ट बॉडी देख ली। साथ में हमने उनकी कमिटीज देख ली, जनरल कमेटी, एग्जीक्यूटिव कमेटी, एथलीट्स कमेटी, एथिक्स कमेटी, और हमने नेशनल स्पोर्ट्स इलेक्शन पैनल भी देख लिया। अब हम बात करेंगे डिस्प्यूट रेजोल्यूशन की, कि अगर स्पोर्ट्स पर्सन के बीच में या स्पोर्ट्स और फेडरेशन के बीच में कोई डिस्प्यूट हो रहा है तो वो कैसे रिजॉल्व किया जा सकता है। उसके लिए नेशनल स्पोर्ट्स गवर्नेंस बिल के अंदर एक ट्रिब्यूनल बनाया जाएगा जिसको हम कहते हैं नेशनल स्पोर्ट्स ट्रिब्यूनल। ये जो नेशनल स्पोर्ट्स ट्रिब्यूनल होता है इसका काम है कि जितने भी स्पोर्ट्स रिलेटेड डिस्प्यूट्स हैं उनको फास्ट ट्रैक मैनर में जल्द से जल्द रिजॉल्व करें। अभी क्या होता है कि एक स्पोर्ट्स पर्सन और एक फेडरेशन के बीच में कंफ्लिक्ट हो गया तो सालों साल तारीख पे तारीख चलता रहता है। लेकिन हम अपने देश में स्पोर्ट्स को बढ़ावा देना चाहते हैं और अपने स्पोर्ट्स पर्संस के लिए कंडीशंस को आसान बनाना चाहते हैं। ऐसे में ये नेशनल स्पोर्ट्स ट्रिब्यूनल जो है ये डिस्प्यूट्स को जल्द से जल्द रिजॉल्व करेगा। इसमें एक चेयरपर्सन होंगे जो कि सिटिंग या फॉर्मर जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट होंगे या किसी हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस होंगे। इसके अलावा 2 और लोग होंगे जो कि एमिनेंट लोग होंगे स्पोर्ट्स के, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के और लॉ के। इसका काम होगा स्पीडी और कॉस्ट इफेक्टिव स्पोर्ट्स रिलेटेड डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व करना। ये जो स्पोर्ट्स ट्रिब्यूनल है इसके डिसीजन को आप सुप्रीम कोर्ट में भी चैलेंज कर सकते हो। यूजुअली क्या होता है ट्रिब्यूनल्स में, किसी भी ट्रिब्यूनल के डिसीजन को आपको पहले हाई कोर्ट में चैलेंज करना होता है। लेकिन इस बिल के अंदर पार्लियामेंट ने यह अप्रूव करा है कि अगर आपका नेशनल स्पोर्ट्स ट्रिब्यूनल का कोई भी डिसीजन है आप उसे हाई कोर्ट में नहीं चैलेंज करोगे, सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करोगे। यहां पे 2 बातें और बोली गई कि जो ट्रिब्यूनल है ये 2 तरीके के डिस्प्यूट्स नहीं देखेगा। कौन से? अगर कोई इंटरनेशनल स्पोर्टिंग इवेंट में डिस्प्यूट हुआ तो वो ये ट्रिब्यूनल नहीं देखेगा। कि मान लीजिए हमारे कोई बॉक्सर हैं, वो इंटरनेशनल ओलंपिक्स में गए, वहां पे उनकी किसी दूसरे देश के प्लेयर के साथ लड़ाई हो गई या किसी इंटरनेशनल फेडरेशन के साथ लड़ाई हो गई तो वो केस नेशनल स्पोर्ट्स ट्रिब्यूनल के पास नहीं जाएगा। साथ में अगर जो स्पोर्ट्स हैं, जो नेशनल स्पोर्ट्स बॉडीज हैं, उनका अगर आपस में कोई इंटरनल डिस्प्यूट है तो वो ये नहीं देखेगा। कि मान लीजिए कि जो प्रेसिडेंट, ट्रेजरर और सेक्रेटरी जनरल है उनमें आपस में कोई कंफ्लिक्ट हो गया, गवर्निंग बॉडी, जनरल बॉडी जो उसमें कोई कंफ्लिक्ट हो गया, एथिक्स कमेटी में आपस में कोई कंफ्लिक्ट हो गया, उस टाइप के कंफ्लिक्ट जो है ये नहीं देखेगा। ये क्या देखेगा? स्पोर्ट्स पर्सन और फेडरेशन के बीच के डिस्प्यूट्स, उनको ये देखेगा। लेकिन उसमें भी इंटरनेशनल लेवल के जो इवेंट्स हैं, जो ओलंपिक्स हो रहा कहीं कहीं पे, वो वाले डिस्प्यूट ये नहीं देखेगा, वो इंटरनेशनल बॉडीज देखेंगी।
ये जो नेशनल स्पोर्ट्स ट्रिब्यूनल है, इसके लिए एक सर्च और सिलेक्शन पैनल बनाया जाएगा। कि मतलब ये जो एक चेयरपर्सन हो गए और दो अलग मेंबर्स हो गए, ये कहां से आएंगे? इसके लिए एक सर्च और सिलेक्शन पैनल बनाया जाएगा। उस सर्च और सिलेक्शन पैनल में या तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होंगे, या फिर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया द्वारा नॉमिनेट किया गया कोई और सुप्रीम कोर्ट का जज होगा। लॉ सेक्रेटरी होंगे और स्पोर्ट्स सेक्रेटरी होंगे। ये तीन लोग मिलकर डिसाइड करेंगे कि ये जो अपना नेशनल स्पोर्ट्स ट्रिब्यूनल है, इसमें कौन कौन से लोग आएंगे। सारे डिसीजन यहाँ पे मेजोरिटी से लिए जाएंगे। और ये जो नेशनल स्पोर्ट्स ट्रिब्यूनल होगा, इनके पास सिविल कोर्ट की पावर होगी, यानी कि अलग अलग डॉक्यूमेंट, सबूत, एविडेंस, गवाही, विटनेसेस बुला सकते हैं। राइट। इसके अलावा हमारी दुनिया में अगर इंटरनेशनल लेवल पे कोई डिस्प्यूट होता है, ओलंपिक्स में कोई डिस्प्यूट हो गया, कॉमनवेल्थ गेम्स में कोई डिस्प्यूट हो गया, अगर इंटरनेशनल स्पोर्टिंग इवेंट्स में कोई डिस्प्यूट होता है, इंटरनेशनल लेवल पे अगर कोई डिस्प्यूट होता है, तो उसके लिए स्विट्जरलैंड में एक बॉडी बनाई गई है जिसका नाम है कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन फॉर स्पोर्ट्स। ये जो कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन फॉर स्पोर्ट्स है, ये स्विट्जरलैंड में है और इसका काम है इंटरनेशनल चार्टर्स को इंप्लीमेंट करना और इंटरनेशनल लेवल के जो डिस्प्यूट्स हैं उनको रिजॉल्व करना। ऐसे में हमने क्या देखा, दो बातें समझना, कि अगर इंडिया के अंदर एक स्पोर्ट्स पर्सन और फेडरेशन का डिस्प्यूट हो रहा है, तो वो कहां जाएगा? नेशनल स्पोर्ट्स ट्रिब्यूनल, और वहां से सुप्रीम कोर्ट। इंटरनेशनल लेवल पे अगर कोई डिस्प्यूट हो रहा है, तो वो नेशनल स्पोर्ट्स ट्रिब्यूनल के पास नहीं जाएगा, वो जाएगा कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन फॉर स्पोर्ट्स, स्विट्जरलैंड के पास। एक और छोटी सी बात यहां पे ध्यान रखनी है कि अगर इंटरनेशनल चार्टर्स जो हैं, दे डोंट प्रोवाइड फॉर आर्बिट्रेशन इन कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन, देन यू कैन अपील द डिसीजन ऑफ नेशनल स्पोर्ट्स ट्रिब्यूनल इन सुप्रीम कोर्ट। वही जो बात मैंने आपको बताई कि जो नेशनल स्पोर्ट्स ट्रिब्यूनल है, उसके डिसीजन को आप सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर सकते हो। हाँ, अगर इंटरनेशनल चार्टर्स बोलते हैं कि आप नेशनल स्पोर्ट्स ट्रिब्यूनल के डिसीजन को इंटरनेशनल बॉडी में ले जाओ, तो वहां ले जा सकते हैं, लेकिन नॉट वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। इसके अलावा नेशनल स्पोर्ट्स गवर्नेंस बिल 2025 ये बोलता है कि अगर आप मान लीजिए किसी स्पोर्टिंग इवेंट में जा रहे हो और आप झंडे का इस्तेमाल कर रहे हो, हमारे एम्बलम का इस्तेमाल कर रहे हो, इंडिया का इस्तेमाल कर रहे हो, कि मान लीजिए मैं एक बॉक्सर हूं, मैं इंटरनेशनल बॉक्सिंग इवेंट में जा रहा हूं और उधर मैं इंडिया का फ्लैग, इंडिया का एम्बलम, इंडिया का नाम, ये सब यूज कर रहा हूं, तो मैं ये काम बिना गवर्नमेंट की परमिशन के नहीं कर सकता। यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो गाइडलाइंस इशू करेगा कि अगर हम किसी भी स्पोर्टिंग इवेंट में जा रहे हैं, तो हम इंडिया का नाम, इंडिया का एम्बलम और इंडिया का फ्लैग किस तरीके से यूज करेंगे, उसके लिए गाइडलाइंस सेंट्रल गवर्नमेंट इशू करेगी। सेंट्रल गवर्नमेंट अगर चाहे तो इसमें कुछ रिलैक्सेशन प्रोवाइड कर सकती है, लेकिन वो सेंट्रल गवर्नमेंट की मर्जी है। इसका मतलब कि अगर मैं कोई बॉक्सिंग इवेंट में जा रहा हूं, तो मेरे को अगर वहां पे अपना नेशनल एम्बलम, फ्लैग, नाम वगैरह यूज करना है कि आई एम रिप्रेजेंटिंग इंडिया, तो मेरे को सेंट्रल गवर्नमेंट से परमिशन लेनी होगी या सेंट्रल गवर्नमेंट की गाइडलाइंस फॉलो करनी होगी। राइट। इसके अलावा बात करते हैं राइट टू इंफॉर्मेशन की। आपको यह पता है कि जो हमारा राइट टू इंफॉर्मेशन है, उसमें क्या होता है कि आपको अगर किसी भी पब्लिक अथॉरिटी से कोई इंफॉर्मेशन चाहिए, किसी डिपार्टमेंट से, मिनिस्ट्री से इंफॉर्मेशन चाहिए, जो आप आरटीआई फाइल कर देते हो, वहां से आपको इंफॉर्मेशन मिल जाती है। यानी कि जितनी भी पब्लिक अथॉरिटीज हैं आरटीआई एक्ट 2005 के अंदर, अगर आप उन पब्लिक अथॉरिटीज में कोई आरटीआई एप्लीकेशन डाल रहे हो, तो वहां से आपको इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। इस बिल के अंदर सरकार ने एक बात बोली कि सिर्फ और सिर्फ वो स्पोर्ट्स की बॉडीज पब्लिक अथॉरिटी कहलाएगी, सिर्फ और सिर्फ वो स्पोर्ट्स की बॉडी आरटीआई के अंदर आएगी जो सेंट्रल गवर्नमेंट से पैसा ले रही है। ऐसी कोई भी बॉडी जो सेंट्रल गवर्नमेंट से पैसा नहीं ले रही, वो आरटीआई के अंदर नहीं आएगी। इसका यह मतलब निकला कि अगर मान लीजिए हॉकी फेडरेशन बनती है, स्विमिंग फेडरेशन बनती है, आपकी बैडमिंटन फेडरेशन बनती है, जैवलिन थ्रो फेडरेशन बनती है, शूटिंग फेडरेशन बनती है, तो ये सब फेडरेशन सेंट्रल गवर्नमेंट से पैसा लेती हैं, तो ये पब्लिक अथॉरिटीज के अंदर आएंगी और ये आरटीआई के अंदर कवर होंगी कि आप शूटिंग फेडरेशन, हॉकी फेडरेशन, इनमें आरटीआई डाल के इंफॉर्मेशन ले सकते हो। लेकिन जो क्रिकेट को कंट्रोल करने के लिए बीसीसीआई है, वो केंद्र सरकार से कोई पैसा नहीं लेती, वो आईपीएल एड रेवेन्यू के थ्रू अपना खुद का पैसा बनाती है। इस बिल के मुताबिक क्योंकि बीसीसीआई सेंट्रल गवर्नमेंट से कोई भी पैसा नहीं ले रही, इसलिए बीसीसीआई पब्लिक अथॉरिटी नहीं कहलाएगी, क्योंकि वो पब्लिक का टैक्स का पैसा इस्तेमाल नहीं कर रही। और इसलिए इस बिल के तहत बीसीसीआई आरटीआई एक्ट 2005 के अंदर
कवर नहीं होगी, ऐसा इस बिल के अंदर बोला गया। तो मतलब कि अगर आप बीसीसीआई में कोई आरटीआई डालते हो तो डाल ही नहीं सकते, क्योंकि वो इस बिल के मुताबिक पब्लिक अथॉरिटी नहीं है। ये था हमारा नेशनल स्पोर्ट्स गवर्निंग बिल का पूरा एनालिसिस। 3 बैचेस अवेलेबल हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ज्वाइन करेंगे।